नमस्कार सभी, मेरा नाम है अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा। बहरहाल देखिए, आज के हम बात करते हैं कि जो पत्नी है उस पर क्रॉस मेंटेनेंस का केस, यानी कि क्रॉस उसका जो भी लड़की जो है वो आपका अपना प्लेंट देती है, अपने मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। उसमें हर बात अपनी लिखती है कि मुझे ये ज़रूरत है, मेरी मैं ये करती हूँ या नहीं करती है, पति मेरा ये करता है, इतना कमाता है, सब कुछ लिखा होता है। तो वो केस है, उसका रिप्लाई आपको देना होता है जब आप मेंटेनेंस के केस में अपीयर होते हैं तो। यानी कि इसको WS भी बोलते हैं, रिप्लाई भी बोलते हैं, या क्रॉस कर उसकी बातों को क्रॉस करते हुए वो भी कहते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग बातें कहते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर आप मेंटेनेंस के केस में किसी प्रकार से अपीयर होते हैं और चाहते हैं कि सर मैं मेंटेनेंस के केस में लड़ना चाहता हूं, तो आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और आपको किस तरीके से रिप्लाई तैयार करना है, ताकि भविष्य में अगर किसी प्रकार से आपकी पत्नी झूठ बोलती है या फिर अपने बात अपना जो बात कह रही है वो गलत तरीके से पेश कर रही है, जो बात है भी नहीं उसको बढ़ा चढ़ा के बता रही है, तो आने वाले समय में वो केस खारिज भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें और अब तक बहुत ऐसे केसेस हैं जो कि मेंटेनेंस के केस भी खारिज हो चुके हैं, ताकि भविष्य में आपको एक सही रास्ता दिखाई दे सके और आपका भी बिलीव बन सके कि वाक़ई हमें न्याय मिला। बहरहाल मैं बात करता हूँ कि जैसे पति-पत्नी का झगड़ा जो है वो हालाँकि हालाँकि चार दीवारी तक सीमित है, लेकिन इन सब से बाहर जब निकलता है, तो फिर कोर्ट कचहरी, थाने वगैरह तक जाना पड़ जाता है और काफ़ी-काफ़ी समय एक-दूसरे के साथ में लड़ना भी पड़ जाता है कि हमें पत्नी कुछ चाहती है, पति कुछ चाहता है। तो कहीं न कहीं वो दोनों लड़ाई में काफ़ी समय बिता देते हैं, कई साल बिता देते हैं और अंत में या तो उनको एक ही होना होता है या फिर अलग होना होता है। तो दोनों का एक ही रास्ता है, या फिर अलग होना या फिर साथ में रहना। इसमें लटकना, बीच में झूलते रहो कि भाई केस लड़ते रहो, वो कुछ नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस से केस कर दिया है, यानी कि 125 सीआरपीसी के तहत, और आपको उसमें अपीयर होते हैं, तो किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है शुरुआत में ही, क्योंकि फर्स्ट कहते हैं जो फर्स्ट फेस है उसी में अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान रख लेंगे तो आगे आने आने वाले टाइम में आपके लिए ना ही तो कोई दिक्कत होगी, और किसी भी कारण से हो सकता है कि अगर आपकी बातें स्ट्रांगली कोर्ट ने पढ़ ली, समझ ली, तो कोर्ट उसको ख़त्म भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है। सबसे पहली बात कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है और पत्नी ने जो प्लेंट लिखी है उसका उसने पहली बात सब कुछ, क्योंकि एक अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का रजनीश वर्सेस नेहा का एक केस आया था, जिसमें कि कहा था कि पत्नी अगर मेंटेनेंस मांगती है तो उसमें वो अपनी डिटेल भी खोलेगी कि वो क्या करती है, कितना कमाती है फिर नहीं कमाती है, ये सब कुछ वो उसमें उस एफिडेविट में लिखेगी। इन केस अगर वो झूठ बोलती है, बाद में पाया जाता है कि वो झूठा लिखा था उसने, तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी, ताकि उस पर भी कार्रवाई हो सके और 125 सीआरपीसी का केस तुरंत डिसमिस होगा। तो इसी के ग्राउंड को रखते हुए मैंने सोचा कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या-क्या आपको उस क्रॉस में देना होगा, यानी कि रिप्लाई में देना होगा, और किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं, ताकि ऑनेबल कोर्ट इन चीज़ों को पढ़े, समझे, प्रॉपर तरीके से आपको एक सही जजमेंट दे सके। तो इस तरह की चीज़ें अगर मेंटेनेंस का आपके पास आता है और उसकी प्लेंट आपने पढ़ी, उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ लिखी हुई हैं, तो उन सभी चीज़ों को सबसे पहले आपको करना कि मुझे स्वीकार नहीं करना है। स्वीकार का मतलब जो बात है, जैसे मान लो शादी हमारी है, शादी इस तारीख को हुई, इस दिनांक को हुई, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई, ये ठीक है। ठीक, अगर आपको लगता है कि शादी इसी तारीख को हुई थी, इस तरीके से हुई थी, तो आप स्वीकार कर लें, और अगर कुछ गलती है उसमें तो उसको करेक्ट करें और स्वीकार ना करें। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आपको हर चीज़ उसमें लिखी हुई होंगी, उन सभी चीज़ों को आपको स्वीकार आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पढ़ना है, समझना है। अगर उसमें वो बात सही लिखी हुई है आप स्वीकार कर लें, नहीं लिखी हुई है तो आप स्वीकार बिल्कुल ना करें, और अपनी इस एडवोकेट की सलाह के द्वारा आप इन चीज़ों को समझें और तब जाके उनको स्वीकार या फिर अस्वीकार करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि शादी वाली बात तो आप समझ गए कि भाई शादी अगर मेरी इस तारीख को हुई है, मुझे लगता है कि हाँ ये इसी तारीख को हुई थी, तो मैंने एडमिट कर लिया। दूसरा, कुछ झूठ वगैरह और भी लिखा हुआ है तो उन सब चीज़ों को ना करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बात जो है इसमें, इस रिप्लाई में, वो ये है कि आपका मेंटेनेंस, यानी कि आपकी जो इनकम है उसको जताना। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो 125 सीआरपीसी जो केस है, वो केस सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए है। बाकी आप ऐसी फालतू चीज़ें ना बताएं, उसमें ना समझें कि उसने मेरे घर मारपीट करी, मुझे मारा पीटा, ऐसा किया, भगाया, ये कुछ किया, या फिर
मतलब ये जो चीज़ें जेन्युइन चीज़ें हों, आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो मेंटेनेंस का केस है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए है, उसमें बचने के लिए आपको क्या करना है। बाकी और फालतू की चीज़ें आपको लिखवाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपना पैसे पर। आपकी इनकम क्या है, आपको इनकम कैसे शो करनी है ताकि मेंटेनेंस हम पे ना बंधे, और किस तरीके से उस लड़की को झूठा करार करना है हमें, ताकि वो झूठ उसका समझ में आ सके जज साहब के, और वो पढ़ के उसको समझ सके कि वाकई इसने ये झूठ लिखा है। क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा जो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसके बाद पत्नियों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है, मतलब दुरुस्त हो गई है कि इतना पहले उनको बताना पड़ता है कि आप क्या करती हैं, कितना कमाती हैं, झूठ बोलती हैं, सच बोलती हैं, वो सब कुछ सामने आता है। अगर उसमें आपने सच बोला है, पत्नी ने सच बोला है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ उसने झूठ बोला, और ऐसा कोई भी केस नहीं हो जहाँ पत्नी झूठ नहीं बोलती है, क्योंकि मेंटेनेंस में जो बोलेगी वही डीवी में बोलेगी, वही सेक्शन 498 में बोलेगी। तो 3-3 केस करे हैं, वही 406 अगर अलग से लगाया उसमें, वो भी उसमें ही बोलेगी। तो 3-3 और 4-4 उसने केस किए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हर केस में एक ही तरह बोलेगी। कुछ ना कुछ वो अपना शब्दों को अदल बदल हेर फेर जरूर करेगी, और जहाँ वो जरूर करेगी उन्हीं चीज़ों को आपको पकड़ना है और उसी पर बहस करना, या फिर उन्हीं का रिप्लाई देना, उसको शुरू कर देना है। जब ये करेंगे तो वाकई सब चीज़ सामने आएंगी, कोर्ट की भी सामने आएंगी, समझ में आएंगी वाकई इसने ये सब बात सच है और ये झूठ बोला है इसने। तो जहाँ लगता है कि झूठ बोला है, तो तुरंत जो है वो ऑनरेबल कोर्ट उसको रद्द कर देगा, डिसमिस कर देगा। फिर उसके बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आपको ये सब चीज़ें करनी है, इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात रही पैसे की, यानी कि जो इनकम आपकी है उस इनकम स्रोत को बताने की। देखिए, सबसे पहली बात, जो भी आपकी इनकम है, कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अपनी इनकम को, जितना भी आप उनकी इनकम है, यानी कि उनकी सैलरी आती है, तो वो उसको जितना हो सकता है उतना अपने परिवार, माता पिता, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी माता पिता की है, आपके ऊपर पत्नी की भी है, लेकिन माता पिता की भी है। तो माता पिता के साथ में जितना भी आप अपना पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर आपने कोई लोन ले रखा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि मैंने ये चीज़ है, मेरी ईएमआई है, या आपका भी खर्चा, आपकी गोली दवाई है, पिताजी की भी है, माता जी की भी। तो ये सबकी आपके पास जिम्मेदारी है। कोर्ट नहीं कर सकता कि आप अपने पिताजी पे इतना खर्च क्यों करते हैं। कोर्ट नहीं कर सकता कि अपनी माँ को दवाई क्यों दिलाते हैं, इतनी महंगी, सस्ती दिलाइए, ऐसा नहीं कह सकता। तो आपको अपनी सैलरी वहाँ पर एडजस्ट करनी है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो सामने हैं, उनको उनका जो एविडेंस है बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि वाकई इतना इनकम इनकी है। तो ये आपको समझनी है। बाकी प्राइवेट है तो प्राइवेट वाले तो कुछ भी कर सकते हैं कि मैं नहीं कमाता हूँ, टेंशन है, दिमाग में डिप्रेशन में हूँ, मैं नहीं कमाता हूँ, मेरी जॉब चली गई है, नौकरी में चला गई है, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कर पाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे आपको, जैसे आपने प्रीवियस जॉब, कोई प्राइवेट जॉब करते थे, अब प्राइवेट जॉब, अब नई जॉब पकड़ी, लेकिन प्राइवेट में आपने पुरानी वाली में रिज़ाइन दे दिया, तो रिज़ाइन आपको शो करना है कि मैंने इस टाइम पे ये रिज़ाइन कर दिया, अब मैं जॉब नहीं करता हूँ। यानी कि एविडेंस भी आपको कोर्ट को देना होगा, ताकि कोर्ट भी इन सब चीज़ों को पढ़ के एक सही जजमेंट दे सके, ताकि दोनों के साथ में कोई अन्याय ना हो। अब यही बात जो पत्नी लिखवा दी, पत्नी ने आपकी इनकम है 10,000 रुपये और पत्नी ने लिखवाई सीधे 1,00,000 रुपये, आप स्वीकार बिल्कुल ना करें और ये कहें कि ये पत्नी झूठी है, ताकि कोर्ट को भी ये लग सके वाकई ये झूठी है, क्योंकि 1,00,000 बता रहे हैं और बाकी इसकी इनकम जो है वो 10,000 रुपये महीने है, और 1,00,000 बता रही है, इसका मतलब झूठ बोल रही है। तो झूठ आपको उसका पकड़ना है और कोर्ट को भी दिखाना है, देखो इसने ये झूठ बोला है। जहाँ झूठ को आपने पकड़ा वहीं कोर्ट पकड़ लेगी, तो कोर्ट फटाफट उसको डिसमिस कर देगी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं झूठ बोला है, और झूठ के आधार पर मेंटेनेंस ग्रांट कोर्ट नहीं कर सकती। अगर आपके साथ में हो गया ऐसा, अगर कर दिया है, तो आप उसको तुरंत उसके अगेंस्ट जो आप अपीलेंट कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस तरह की ये चीज़ें उसने झूठा एफिडेविट दी है, तो उसके खिलाफ FIR भी कोर्ट करने के आदेश जारी कर सकते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से इन सब चीज़ों को पॉइंट को देखना है, और बाकी अपने एडवोकेट के साथ में आप इन सब चीज़ों को डिस्कस भी करें, बताएं चीज़ें, और कोई फिर भी कुछ आपको लगता है कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी करते हैं, ताकि हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस जो हमारी चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने आपसे भी बहुत धन्यवाद।